सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल एक नंबर चल रही होगी, बिल्कुल मस्त। दोस्तों आज देखने वाले हैं हम क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.2। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे इसको हम और इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये हमारे पेपर में आते हैं, 100% आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों हमें बताने हैं कि जो ये नीचे 3 कथन दिए गए हैं, 3 वाक्य दिए गए हैं, हमसे पूछिए सवाल, तो ये सत्य हैं या असत्य हैं हमें बताना है। और साथ में बताएंगे हम इसके कारण भी कि क्यों, किस कारण से ये सत्य हैं या फिर ये असत्य हैं। तो दोस्तों पहला क्या कथन दिया गया है, हमें पहला पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, दोस्तों प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम कि वास्तविक संख्या क्या है। अगर हम ये समझ गए तो समझ जाएंगे कि हाँ होती है या नहीं होती है। दोस्तों वास्तविक संख्या की परिभाषा में हमने पहले ही वीडियो में इसको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है कि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो अब पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो होती ही होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में ही तो अपरिमेय संख्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर ही तो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, तो बिल्कुल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर में, इसका आंसर लिखेंगे हम सत्य है। सबसे पहले लिखेंगे सत्य है और अब लिखेंगे इसका कारण कि किस लिए सत्य है। तो दोस्तों इसका कारण है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह यानी वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। दोस्तों ये हो गया हमारा कारण, क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से ही बना होता है। ये हो गया हमारा कारण। दोस्तों अब देखते हैं कथन दूसरा कौन सा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जहां m क्या दिया गया है हमें, प्राकृत संख्या। दोस्तों संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा, तो सबसे पहले यहाँ बनाते हैं हम संख्या रेखा। ये हमने संख्या रेखा बना दी, यहाँ ये 0 ले लिया, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखना, और ये होगी माइनस की संख्या, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही हम इनको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ये होगी हमारी कौन सी, ये हमारी संख्या रेखा होगी। अब पूछा क्या गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो क्या √m के रूप का होता है। दोस्तों अगर हम चाहें, अगर हम पहले धनात्मक संख्याएं लेते हैं, धनात्मक संख्याएं, और हमने यहाँ पर 1 ले लिया और इसको पहना दी टोपी, यानी इसके ऊपर हमने √ लगा दिया। अब दोस्तों हमें बताना है कि ये क्या ऐसी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल होती हैं, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन है। अब हमने ले लिया दोस्तों -1, हमने यहाँ पे ले लिया एक -√1। दोस्तों ये तो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जो प्लस का हमने एक लिया था ना, ये तो हमारी क्या है, ये हमारी वास्तविक, यानी ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन ये हमारी वास्तविक संख्याएं नहीं है, ये इमेजिनरी संख्याएं हैं, यानी इनको हम मानते हैं, ये संख्याएं हैं नहीं, ये संख्याएं अभी तक है नहीं, हमने इनको बना लिया, ये हमने इनको हम मानते हैं, ये इमेजिनरी नंबर हैं, इनको हम मानते हैं।
और ये है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों बोला क्या गया था, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो बिंदु तो माइनस भी आ रहा है इसमें और प्लस भी आ रहा है इसमें। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों m एक प्राकृत संख्या दोस्तों ये है, और प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के हिसाब का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइनस के अंडर रूट 1 है ये एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए इसका कथन क्या लिखेंगे हम, असत्य। इसका आंसर क्या होने वाला है, असत्य है। इसका आंसर लिखेंगे हम असत्य, असत्य है। अब दोस्तों असत्य क्यों है, इसका कारण भी लिखेंगे हम, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, ऋण यानी घटाना, माइनस वाली, घटाना वाली, तो यानी कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या, किसी दोस्तों इसको हटा देते हैं, किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। दोस्तों इनका कहना यही है कि जो ये प्राकृत संख्याएं हैं ये शुरू होती हैं 1 से, प्राकृत संख्या शुरू होती हैं 1 से, जबकि संख्या रेखा पर -1 भी होता है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है और ऐसे ही इनका ये वर्गमूल नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये होगी हमारी प्रश्न दूसरा। अब तीसरा पूछा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं, परमेय भी आती है और अपरमेय संख्या यानी परमेय अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं। पूछा गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो दोस्तों मान लीजिए हमने एक संख्या ली, हमने वास्तविक संख्या ली 1, ये हमने 1 ले ली। अब हमने एक और संख्या ले ली अंडर रूट 1, एक और ले ली हमने अंडर रूट 2, और यहाँ ले ली हमने 2, सिंपल। तो ये हमारी जो संख्याएं हैं, अगर हम इसका रूट हटाएं या ना भी हटाएं, मान लीजिए हमने इसका रूट हटा दिया, क्योंकि पूछा क्या गया है अपरमेय, तो मान लीजिए अभी अपरमेय है, हमने इसका रूट हटाया, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1, इसका आंसर क्या आने वाला है 1, और इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर अंडर रूट 2 ही आने वाला है, अंडर रूट 2 ही आने वाला है। जबकि ये हमारी कौन सी संख्या है, परमेय संख्याएं हैं, ये हमारी कौन सी संख्या आएंगी, परमेय संख्या है, और ये अपरमेय संख्या है। पूछा क्या था, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये भी वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं ही तो हैं, लेकिन कुछ परमेय हैं और कुछ अपरमेय हैं। तो इसका क्या लिखेंगे हम, असत्य। इसका लिखेंगे कारण हम क्या, पहले इसका आंसर होगा हमारा असत्य। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, इसका होने वाला है असत्य, असत्य। अब इसका कारण क्या लिखेंगे हम, इसका कारण है क्योंकि मान लीजिए 2, हमने यहाँ पर 2 लिया था ना, मान लीजिए 2 वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या है। क्या है ये, यह एक वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं है। वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है। देखिए दोस्तों, ये वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है, परमेय है, ये परमेय है। तो दोस्तों ऐसे ही ये हमारा तीनों के तीनों कथन पूरे होते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला था ये, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं उसके क्या आंसर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक
परिमेय संख्या है। दोस्तों पूछा क्या गया है कि धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले देखना है धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और जीरो, यानी इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है पूर्णांक। यानी मान लीजिए हमने संख्या रेखा बना ली यहाँ पर, तो ये जीरो ये पूर्णांक है और यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे भी मतलब चलते जाएंगे, और ऐसे यहाँ पर -1 -2 और -3 इसको भी चलते जाएंगे। तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये जीरो है। पूछा गया है उसमें कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। दोस्तों ये है धनात्मक पूर्णांक, अब इनके वर्गमूल पूछ रहा है कि क्या अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो पहले देखते हैं कि क्या अपरिमेय सच में होते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 1, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है 1, इसके ऊपर हमने टोपी पहना दी, यानी ये हो गया हमारा √1। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों इसका वर्गमूल होगा 1, इसका वर्गमूल कितना होगा सिर्फ 1। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलेंगे हम 2 ले लेंगे। अब इसके आगे चलते 2 ले लिया हमने। अब देखते हैं दोस्तों इसके वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 2। पूछा क्या था हमसे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो दोस्तों ये तो अपरिमेय, एक अपरिमेय है, एक ही परिमेय है। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर √4, इसका क्या वर्गमूल है, इसका वर्गमूल 2 है। तो यहाँ पर तो परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है, यानी अगर हमने 1 के नीचे 1 लिख दिया तो ये परिमेय बन गई संख्या, 2 के नीचे 1 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या बन गई। तो देखो ये परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो क्या लिखेंगे पहले इसका आंसर, हम पूछा गया था क्या था हमसे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या आप यहाँ पर हम नहीं, नहीं क्योंकि असत्य है नहीं। फिर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों देख लीजिए ये परिमेय संख्या, हमने एक √4 ले लिया और इसका उदाहरण दे देंगे, लो इसका वर्गमूल कितना है 2, तो ये परिमेय संख्या है। तो देखो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। उदाहरण क्या है अपना, उदाहरण हो गया अपना ये वाला, ये अपना हो गया उदाहरण। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, और ये हमने उसका उदाहरण भी दे दिया है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। दोस्तों ये रही हमारी संख्या रेखा, ये हमने संख्या रेखा खींच ली। यहाँ हमने ले लिया 0, यहाँ ले लिया हमने 1, यहाँ 2, ये 3, ऐसे ही हम इसको आगे जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक आप बढ़ा सकते हो। ऐसे यहाँ ले लिया -1 -2, ये हमारी संख्या रेखा हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें √5 का मान बताना है कि संख्या रेखा पर कहाँ होगा। जिस प्रकार √4 का मान वर्गमूल 2 होता है, √4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2 होता है। तो ये 4 से थोड़ा बड़ा है ना, एक ही बड़ा तो है, तो इसका वर्गमूल 2 से थोड़ा ही बड़ा होगा, 2 से थोड़ा ही बड़ा तो होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इसका भी जो इसका मान है वो कितना है 2 है, हमने क्या मान लिया 2। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके 2 के ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी एक लंब खींचना है। लंब कैसे खींचेंगे, तो दोस्तों जो है ना ये दूरी 1 से 2 के बीच की, या फिर 2 से 3 के बीच की, या 3 से 4 के बीच की दूरी है, जो हमें क्या करना है एक किसी दूरी को ले लेना है, क्योंकि दूरी बराबर होती है सबकी। तो हमने 1 से 2 तक की दूरी ले ली और हमें इतना ही लंबा लंब खींचना है। तो हमने यहाँ से इतना ही लंबा लंब खींच दिया। ये हो गया हमारा कोण, कौन सी डिग्री का 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, तो कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, 1 ही तो है, तो हमने इसका मान रख लिया कितना 1। और इसका मान कितना है, तो इसका मान 0 से लेकर 2 तक का कितना मान है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का मान है 2। 1 और 2 ही मान तो है इसका। चलिए दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके हैं। अब क्या करना है हमें, 0 से हमें लंब के ऊपर तक क्या करना है,
एक रेखा खींचनी है जिसका नाम होने वाला है कर्ण। इसको हम कहते हैं कर्ण। इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ण। यहाँ ले लेंगे हम ए, यहाँ बी और यहाँ सी। हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। दोस्तों इतना तो हो गया हमारा। दरअसल दोस्तों अब हम अगर चाहें तो यहाँ से, अगर आपके पास प्रकाल है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो इतनी बड़ी प्रकाल होती नहीं है, बोर्ड पे समझाते हैं हम, तो अगर आपके पास प्रकाल है तो यहाँ उसका बिंदु मानिएगा और उसमें पेंसिल लगा के यहाँ मतलब दोनों बिंदु यहाँ से मानकर और फिर घुमा दीजिएगा। अगर आप घुमाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। यानी अगर आपने पूरा वृत्त बना दिया तो ये जो रेखा है ना, उसकी वृत्त की परिधि है ना, यहाँ से जरूर टकराएगी। और जहाँ से अगर संख्या रेखा और परिधि टकराए, जहाँ से भी टकराए मान, तो यही क्या होने वाला है? हमारा √5 का मान होने वाला है। यही हमारा √5 का मान है। अब दोस्तों कैसे पता चलेगा कि हमने आपको सही बताया है या गलत बताया है? मान लो हमने बता दिया आपको, आपने विश्वास कर लिया, तो चलिए दर्शाते हैं कैसे। तो दोस्तों अगर मान लो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण, इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई दोनों सेम होती है दोस्तों, क्योंकि वृत्त की ये भी त्रिज्या है और वृत्त की एक ये भी त्रिज्या है। अगर हमने पूरा वृत्त बना दिया तो ये भी त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र बिंदु तो यही है, तो ये पूरी त्रिज्या होगी और ये भी पूरी क्या होगी? त्रिज्या ही होगी। तो अगर हमने इसका मान निकाल लिया तो इसका मान भी बराबर ही होगा। तो दोस्तों हम निकालेंगे इसका मान, निकालेंगे कर्ण का मान। तो कैसे? इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब दोस्तों इसका मान रख देते हैं। तो कर्ण तो हमें निकालना है, तो इसका मान तो कुछ होगा नहीं, तो इसको हम वैसे के वैसा ही लिख लेंगे, कर्ण का वर्ग। अब लंब, लंब का मान दोस्तों देखो ये है 1। लंब का मान कितना होने वाला है हमारा? 1 का वर्ग प्लस आधार कितना होने वाला है हमारा? 2, तो प्लस आधार का वर्ग। इसको हल करेंगे दोस्तों अगर हम, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 2 का वर्ग होता है 4। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग होता है हमारा 4। इसको और हल करेंगे तो 4 और 1 हो गया हमारा 5। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग है, तो हमारा कर्ण का मान तो निकल आया। अब यहाँ पर जो वर्ग, अगर हमारे यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर √ यानी 5 जो है रूट के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए सिद्ध हो गया कि ये जो √ है ना, इसका मान यही होने वाला है। दोस्तों ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2। पाठ का नाम है संख्या पद्धति। अगली वीडियो हम लाएंगे प्रश्नावली 1.3 की। उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मास्टर जी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अगर कोई सा भी डाउट हो आपके पास, कोई सा भी डाउट रह गया है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, आप उसमें सवाल पूछिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।